हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और एक शायरी के साथ शुरुआत करते क्लास की बढ़िया से कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फटाक से मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास की मोशन कैसे होगी। पहले अपन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखी थी कि कोऑर्डिनेट कैसे कैसे चेंज होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट कहां पर होंगे। अब अगर कोऑर्डिनेट चेंज कैसे होते वो देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि मोशन कैसे हो रही है सेंटर ऑफ मास की। चलिए तो सबसे पहले आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। देखिए दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके, और मान लो यहां पे एक पार्टिकल है मास m1, मास कितना m1, और यहां पे एक दूसरा पार्टिकल है मास m2 और इसकी पोजीशन वेक्टर दे रहा है। अब की बार क्या दे रखा है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता क्या सम, लाइक से दिस इज r1, दिस इज पोजीशन वेक्टर कितना r1, और m2 का क्या है r2, m2 का क्या है r2, m2 का क्या है r2 पोजीशन वेक्टर। ओके, इसका r1 इसका r2। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? पहले ये बताओ कि ये मास m1 है, ये मास m2 है, इसको लाइन ज्वाइन करने वाले लाइन पे तो सेंटर ऑफ मास होगा। इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। लेट से सेंटर ऑफ मास यहां पे, ये क्या है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मान लो ये RCM है, तो RCM पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते याद रखना। RCM बेसिकली M1 R1, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्या ये मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? अगर बहुत सारे पार्टिकल होते तो M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 करते। क्या ये बेसिक फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा एक बात बताता हूं, ऑरिजिन यहां नहीं लेता, ऑरिजिन कहीं पे भी लेता, क्या सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता अगर मैं ऑरिजिन चेंज करता? तो ना, ये पोजीशन वेक्टर चेंज होता। सेंटर ऑफ मास तो यही आएगा, सेंटर ऑफ मास और कहीं नहीं जा सकता। आप भले कहीं पे भी लो, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पे भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरी बातें सुना कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों की वजह से यहां पे आता है, तो यहीं पे आएगा। तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं पे भी ले लो, आप ऐसे करके ऐसे भी ले सकते हो, इधर एक्स एक्सिस ले लो, इधर वाई एक्सिस ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मिल गया आपको पोजीशन वेक्टर। क्या मिल गया? पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इसको थोड़ा मैं मैथ्स में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या? RCM is basically summation of mi ri divide by summation of mi, और i की वैल्यू कहां से? 1 से n तक, अगर n पार्टिकल्स है तो 1 से n तक। मैथ्स में ऐसे सिग्मा बना के लिखने की स्टाइल होती है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर पहले वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? इफ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, WRT शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गेट व्हाट? देन वी गेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि dr by dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहां से क्या पता चला कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो लगा रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली drcm अपॉन dt। देखते जाना, इक्वल टू, देखो m1 m2 सब स्केलर क्वांटिटी है ना, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ r1 r2 और उनका होगा ना। बोला यस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं m1 dr1 का डिफरेंशिएशन प्लस m2 dr2 का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं अपॉन, नीचे तो एज इट इज रहेगा m1 प्लस m2। यस और नो? यस। अच्छा,
दिस इज व्हाट वेलोसिटी v1, m1 की वेलोसिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहां से फॉर्मूला मिल गया कि m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो यहां से फॉर्मूला मिल गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां से फॉर्मूला किसका मिल गया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फटाक से ये लिख डालो, फटाक से लिख डालो। मैं ये चीज रफ कर रहा हूं, ये चीज मैं रफ कर रहा हूं। अगर मैं इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को फिर डिफरेंशिएट करता तो क्या मिलता? एक्सेलरेशन। अगेन इस इक्वेशन को मैं सेकंड दे देता हूं और इक्वेशन सेकंड को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गॉट व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस ऐसे m3 a3 बहुत सारे होते तो ऐसे मैं लिखता जाता अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। क्या ऐसे मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? बोला यस। दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये चीजें लिख लो फटाफट 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 लिख लो। बढ़िया। अब मैं तीन इक्वेशन दिखाता हूं, देख लेना आराम आराम से। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी फटाक से? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आया था m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इस m1 प्लस m2 क्या है? टोटल पार्टिकल का मास। अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो होगा क्या? m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 v1। m इंटू v होता क्या है? m इंटू v क्या होता है? मोमेंटम। m इंटू v क्या होता है? मोमेंटम। अगली लाइन में लिखूंगा, अभी देखते जाओ। m2 इंटू v2। अगर मैं इस m1 और m2 को टोटल मास समझ लूं, कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोला यस। दिस इज व्हाट? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे m इंटू v क्या? नेट मोमेंटम p, टोटल मोमेंटम p पे वेक्टर आ रहा है इसलिए मोमेंटम है। पावर होती तो वेक्टर नहीं आता। पावर वाला p समझ में आया ना? वो पावर वाला p स्केलर होता है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? p1 प्लस p2। ऐसा अगर बहुत सारे होते तो ऐसे मैं लिख सकता था। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, नेट मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम का सम। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? बोला यस। यहां तक क्लियर है? फटाफट लिख डालो, इतना लिख डालो, यहां से इससे इतना लिख डालो। अब सुनो तीसरी इक्वेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। यस और? बोला यस। अगर मैं इस चीज को इक्वेशन थर्ड लिख लेता हूं और ये वाली चीज इस साइड मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये आएगा? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 a1 क्या होगा? फोर्स ऑन पार्टिकल 1। अरे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। दिस इज F1 प्लस दिस इज व्हाट? F2। यस सर? बोले यस। तो दिस इज व्हाट? F1 प्लस F2 क्या होता है? नेट फोर्स। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं F नेट, टोटल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, एरो रहेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से ऐसे लिख सकता हूं? नेट फोर्स F नेट और नेट में एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास। अपॉन क्या? टोटल मास। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा नहीं रहेगा? यस और नो? दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फटाफट फटाफट ये इक्वेशन देख लो कैसे कैसे मैंने डिराइव की, बहुत इजीली। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब ये नेट फोर्स 0 होगा अगर बॉडी पे इंटरनल फोर्स लग रहे, पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे क्या लग रहे? इंटरनल फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा बोल रहे ना कि दो पार्टिकल एक दूसरे को इंटरनल फोर्स की वजह से इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं कि इंटरनल इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? 0।
क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता क्या, एफ नेट, और नेट में भी कौन सा, एक्सटर्नल, कौन सा, एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो चलिए ये चीजें समझ में आ गई हो। मैं एक और चीज बताता हूं, एक क्लियर करता हूं। अगर कभी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आए, इसका मतलब क्या, सभी पार्टिकल पे फोर्स जीरो लग रहा है ना, कोई जरूरी नहीं है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आए, इफ ACM इक्वल टू जीरो, इफ A सेंटर ऑफ मास, A सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो आए, इसका ये कभी मीनिंग नहीं निकलता कि A1 A2 जीरो होने जरूरी है। हो सकता है A1 पॉजिटिव हो और A2 नेगेटिव हो, तो क्या ये प्लस और ये माइनस होकर जीरो हो सकता है ना। तो दिस इंप्लाइज, ये कोई जरूरी नहीं है कि A1 और A2 जीरो होना चाहिए। मेरी बात तो मैं समझ में आ गई, लिखना नहीं है, चलो रहने दो। एक लाइन लिख लो अपने मन से, अपने मन से लिखो, जो मैं बात समझा रहा हूं वो लिखो कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका ये मीनिंग नहीं है कि A1 और A2 जीरो होना चाहिए। सुनो मेरी फिर से बात, कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आता है, इसका ये कोई जरूर, इसका मीनिंग ये नहीं है, ठीक है, लाइन की ऐसी तैसी कर दी। फिर से सुन लो कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि A1 और A2 जीरो हो। A1 और A2 क्या हो, जीरो हो। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, हो सकता है ये प्लस और ये माइनस होके जीरो बन जाए। क्या मेरी बात है समझ में आई नहीं आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये सब चीजें समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एक मास है 2 kg, कितना kg, 2 kg, कितने से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। कितने से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। एक मास है 3 kg, कितने से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। कितने से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। आपको क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? दोनों पार्टिकल ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आगे वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए मैं अगर आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली, फॉर्मूला क्या कहता है, m1v1 प्लस m2v2, यस और नो, वेक्टर लगाना जरूरी है, अपॉन m1 प्लस m2। बोला ठीक? m1 कितना, 2, वेलोसिटी कितनी, 5, 2 into 5 कितना, 10, प्लस 3 into 10 कितना, 30, डिवाइड बाय टोटल मास कितना, 2 kg, 3 kg, 5 kg। क्या ये 30 और 10 40 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा? यस। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, 8 मीटर पर सेकंड। देख लो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत आसान क्वेश्चन था, फटाक से नोट कर लो, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। अगर ये वाला ऐसे आता है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, अब मैं कोलिजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। अच्छा, तो बच्चों ने बोला वही रहेगा, नहीं, इस बार चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 into 5 प्लस 3 into 10, लेकिन यहां गलती हो जाती है, 3 into 10 नहीं करना, 3 into -10 करना, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो डायरेक्शन बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। 3 into -10 डिवाइड बाय मास टोटल 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो चलिए फटाफट करते हैं। 10 - 30 डिवाइड बाय 5 यानी कि -20 डिवाइड यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब पीछे की तरफ, ये माइनस इंडिकेट व्हाट, नेगेटिव साइन इंडिकेट कि सेंटर ऑफ मास पीछे आएगा। सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल दी। चलिए फटाफट ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते एक थोड़ा लेवल अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं। अच्छा क्वेश्चन देखना, ये 3 kg का मास है, इधर की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पे एक 2 kg का मास है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे टेबल में समझो, टेबल है ये
फ्रिक्शनलेस टेबल है, उस टेबल पे एक ऐसे जा रहा 3 kg और 2 kg ऐसे जा रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछा है कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे करो? बच्चों ने बोला बहुत आसान है सर, कैलकुलेट स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चे फटाक से फॉर्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये पॉजिटिव ले लिया। अब सर क्या करूं? मैंने बोला जब कभी ऐसे अलग अलग डायरेक्शन हो तो आपको एक को x की डायरेक्शन को i कैप लेना है और y की डायरेक्शन को क्या लेना है, j कैप लेना है। देखना इधर की तरफ होगा प्लस i कैप और इधर की तरफ होगा प्लस j कैप, क्योंकि ये x एक्सिस कंसीडर कर ली और ये y एक्सिस कंसीडर कर ली। अच्छा, तो ये पॉजिटिव x में जा रहा है तो 3 इंटू 1 i कैप प्लस 2 इंटू 2 2 और ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस j कैप, अगर नीचे जाता तो माइनस j कैप, डिवाइड बाय टोटल मास 3 और 2 कितना हो गया 5, तो ये नीचे 5 आ गया, ये आ गया 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या ये आंसर होगा? ना, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले। आपको पूछा क्या? स्पीड। और तुम्हें मैं फिर से बता दूं कि स्पीड कुछ नहीं, स्पीड होती है वेलोसिटी का मोड, वेलोसिटी का क्या, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, दिस इज ax एंड दिस इज ay, तो रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करते हो तो इसका मोड निकालो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली रूट ऑफ 3/5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/25 और उसका कितना आ जाएगा 4 यानी कि 16/25। मैंने डाटा ऐसा सेट किया कि 1 आ जाएगा, 9 और 16 कितना हो गया 25 डिवाइड बाय 25 रूट 1 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड, दिस इज व्हाट, स्पीड। इतनी स्पीड से सेंटर ऑफ मास चलेगा। सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से चलेगा? इतनी स्पीड से चलेगा। क्या मेरी बात है समझ में आई नहीं आई? अब मैं इतनी फील दिला दूं कि किधर चलेगा सेंटर ऑफ मास। समझो सेंटर ऑफ मास किधर चलेगा, देखना मजा देखना। ये चल रहा है ऐसे और ये चल रहा है ऊपर। मैं इसका फोटो फिर से बनाता हूं, देखना। अगर मैं इसको y एक्सिस लूं, इसको x एक्सिस लूं, y एक्सिस x एक्सिस, मान लो 2 किलो वाला ऊपर जा रहा है ऐसे और एक ये 3 किलो वाला मान लो ऐसे जा रहा है। ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये 3 किलो है और ये 2 किलो है। समझने की कोशिश करना, 3 किलो इधर चल रहा है, 2 किलो इधर चल रहा है। कुछ टाइम बाद ये 3 किलो यहां पहुंचा होगा और 2 किलो यहां कहीं पहुंचा होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोला आ रहा है। कहीं ना कहीं 3 किलो और 2 किलो को मिलाने वाली लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा। इनिशियली मान लो एकदम यहाँ 0 0 होता तो सेंटर ऑफ मास भी 0 0 पे होता। अब ये 3 किलो यहाँ पहुंचा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। अरे इस पॉइंट पे मतलब सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है। जैसे जैसे ये ऐसे चल रहा है ना, सेंटर ऑफ मास भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। बोले किस एंगल पे चल रहा है, किस एंगल पे सेंटर ऑफ मास चल रहा है? हॉरिजॉन्टल से। तो ये वेलोसिटी है ना, यहां से एंगल पता चलेगा। अगर आपको थीटा पूछे तो tan थीटा इज बेसिकली vy अपॉन vx। tan थीटा इज बेसिकली vy अपॉन vx। y डायरेक्शन में वेलोसिटी 4/5, x डायरेक्शन में वेलोसिटी 3/5। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 4/5 डिवाइड बाय 3/5 डिवाइड बाय 3/5। 5 से 5 गया, आपको मिला क्या 4/3। दिस इज व्हाट tan थीटा। tan थीटा 4/3 क्या होता है? थीटा इक्वल टू tan थीटा 4/3 यानी कि थीटा इक्वल टू कितना? tan थीटा 4/3 यानी कि थीटा इक्वल टू 53 डिग्री, क्योंकि 4/3 1 से बड़ा है ना, 45 से बड़ा एंगल आएगा, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। इस टाइम पे एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो कि 53 डिग्री पे 1 मीटर पर सेकेंड से सेंटर ऑफ मास चलेगा। सेंटर ऑफ मास कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर मास नहीं होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है और जिसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी पॉइंट। ऐसे ऐसे चलेंगे तो इमेजिनरी पॉइंट उनका सेंटर ऑफ मास ऐसे चलेगा। आई थिंक अब तुम्हें और ज्यादा क्लियरिटी आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि आपके पास एटवुड मशीन, सुना एटवुड मशीन? नहीं सुना तो आप देख लो। इस पुली वाली को एटवुड मशीन बोलते हैं। ऐसे करके ऐसे, ये मास है m1 और ये वाला मास है m2। कितना मास है? m2। और ये गिवन है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1। और एक और बात बता दो, पुली स्ट्रिंग सब आइडियल है, आइडियल पुली, यानी कि पुली का कोई मास नहीं है। अगर पुली का मास नहीं है तो यहां टेंशन होगा, वही यहां पे टेंशन होगा। चलो इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो चलिए अपन क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि एक एटवुड मशीन है, इस सेटअप को क्या बोलते हैं? एटवुड मशीन। यहाँ पे जो पुली दिख रही है ना, पुली इज आइडियल पुली, मतलब पुली पे कोई मास नहीं है, पुली का कोई मास नहीं है। और ये डोरी भी आइडियल है, मतलब इसका न तो मास है और न ये एक्सटेंड हो सकती है। ओके, और बोल रखा है m2 इज ग्रेटर देन m1। अब पूछा क्या है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? कितना होगा? देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूं, सुनना मेरी बात है। अगर इस पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा? m2g, m2 इंटू जी, और ऊपर की तरफ लेट से टेंशन T, तो उतना ही टेंशन इस स्ट्रिंग में लगेगा T, और नीचे की तरफ इसमें क्या लगेगा? m1 इंटू जी। यस और नो? बोले यस। m2 इज हैवियर देन m1, m2 m1 से भारी है, तो लेट से ये नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जाता है। m2 कितने से जाता है? a से, तो ये a से ऊपर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अच्छा, एक काम करते, a की वैल्यू कैलकुलेट करते। मैंने ये इक्वेशन पहले करवा रखा, पहले इसकी एफबीडी बनाओ। m2g माइनस t2 इक्वल टू m2 इंटू एक, फटाफट इक्वेशन लिखो। m2g बड़ा है माइनस टेंशन t इक्वल टू m2 इंटू a, इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें क्या टेंशन बड़ा है, तो टेंशन माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू a इक्वल टू m1 इंटू a, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जैसे दोनों इक्वेशन को ऐड करो, t से t कैंसिल हो गया, m2g माइनस m1g आ जाएगा। m2g माइनस m1g यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a कॉमन आ गया दोनों में से। अच्छा, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी? एक्सेलरेशन a की वैल्यू, ए सेंटर ऑफ मास थोड़ा ही हुआ, ये तो इंडिविजुअल बॉडी का है। ए आ गया बेसिकली m2 माइनस m1 और g कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या ये समझ में आया नहीं आया? इस एक्सेलरेशन को सीधा निकालने की ट्रिक बताई थी। टेंशन टेंशन इंटरनल फोर्स है, इन दोनों को ऐसे सीधा कर दो। एक पे m2g लग रहा है और उस पे m1g लग रहा है, तो बड़ा माइनस छोटा फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और टोटल मास क्या है ये? तो देखो फटाक से एक्सेलरेशन मिल गया, m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे ने बोला सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? मैंने बोला देख फॉर्मूला लगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 इंटू a, m1 इंटू a, m1 इंटू a, m1 इंटू a। अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस m2 इंटू, यस और नो, अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे तो करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 इंटू a। अगर ऊपर वाली पॉजिटिव ली है तो नीचे वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन आपने पहले ही इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले चुके हो, नीचे वाली डायरेक्शन आप पहले ही पॉजिटिव ले चुके हो, तो इसलिए क्या मैं इसको थोड़ा ऐसे अरेंज करके लिखता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो तो ऊपर वाली नेगेटिव हो जाएगी। ये दिमाग में रखो, ये बात दिमाग में रखो कि नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव। लेकिन आपने पहले ए को इसको पॉजिटिव नीचे मान रखा है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 इंटू माइनस ए, m1 इंटू माइनस ए प्लस m2 इंटू ए प्लस नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए m2 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं m2 माइनस m1, ए कॉमन आ जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू ए। क्या ए की वैल्यू आपको पता है? यस, ए की वैल्यू ये पड़ी। वापस पुट करोगे तो m2 माइनस m1 और नीचे, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो गया, सेम चीज है, और g एक और मल्टीप्लाई में आ गया। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू का होल स्क्वायर इंटू g, ये आंसर होगा।
क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? किसी बच्चे को अगर नीचे नेगेटिव लेना है तो वो ले सकता है, गलत आंसर नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूं। फटाक से लिख डालो फटाफट फटाफट। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, खुद से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना। ये क्वेश्चन का आंसर, ए सेंटर ऑफ मास इज m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू g। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऐसे ये सरफेस है ग्राउंड वाली, अच्छा यहां पे एक पुली लगा रखी है और इससे एक ब्लॉक बांधा हुआ है, ऐसे ऐसे ब्लॉक टाइड है 5 किलो का। कितने किलो? 5 किलो का। और ये ऐसे नीचे की तरफ इधर भी एक 5 किलो लटक रहा है। कितने किलो? 5 किलो। ओके और सुनो, पुली आइडियल है तो कहीं पे भी टेंशन नहीं लेना फ्रिक्शन फ्रिक्शन की। और यहां पे फ्रिक्शन दे रखा है इस सरफेस पे, म्यू इज 0.2, म्यू इज कितना? 0.2। आपको पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। यहां पे एक थोड़ा सवाल बदलता हूं, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। वेट, क्या क्वेश्चन है? फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग ट्राई करो। पहला ऑप्शन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खुद से ट्राई करना। देखो ये 5 किलो, ये 5 किलो, यहाँ पे इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, यहाँ कुछ भी नहीं, ये 5 किलो नीचे लाएगा, ये इधर आएगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, टेंशन वेंशन लेके आप फटाक से फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ए ऑप्शन दिस। बी ऑप्शन हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन हो गया ऐसा कुछ 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी ऑप्शन हो गया 3√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा 3√2 मीटर पर सेकंड। अगर कभी मीटर पर सेकंड दे रखा हो तो ये तो वेलोसिटी है, ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, ऑप्शन एलिमिनेट आना चाहिए। अगर इसमें मीटर पर सेकंड दे रखा हो तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मीटर पर सेकंड दिया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसी यूनिट का भी ध्यान रखना है ना, दिमाग एकदम खुला रखना। जब भी एग्जाम में बैठो ना, दिमाग एकदम खुला रखना। चलिए तो इस सवाल को कैसे करोगे? बच्चों ने बोला देखो सर इस पे नीचे की तरफ 5G लग रहा होगा, मैंने बोला बिल्कुल। सर इसमें टेंशन T मान लो, मैंने बोला ठीक है। इसमें सर टेंशन T मान लो, मैंने बोला ठीक है। बोला सर इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैंने बोला फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नीचे की तरफ 5G लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। यस, और नॉर्मल 50 ले लो। नॉर्मल कितना ले लो? 50। तो फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम। लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। म्यू कितना दे रखा? 0.2, तो वही म्यू एस होगा। 0.2 इंटू एन कितना हो जाएगा? 5 इंटू जी। 5 इंटू जी कितना? 50। तो यहां से कितना आ गया ये फ्रिक्शन की वैल्यू? ये 2 इंटू 5 10 न्यूटन। अरे देखो ना 2 इंटू 5 कितना आ गया? 10 न्यूटन। तो दिस इज द फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। यहां देखो यहां कितना लगा? 5G। सोचो 5G का मतलब कितना? 50। सोचो टेंशन तो इंटरनल है, इधर 50 है, इधर कितना पीछे? 10। क्या ये ब्लॉक ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड होगा? ये पूरा सिस्टम ये नीचे जाएगा, ये ऐसे सरकेगा। क्या ये ऐसे होगा? नहीं होगा? बोला होगा बिल्कुल। लेट्स से इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ, और तो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए होगा, नहीं होगा? बोला होगा। तो ए की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। ए कैसे निकालोगे? बच्चों ने बोला सर ए इक्वल टू, इस सिस्टम को सीधा कर दो ऐसे। तो 5G आगे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है। आप चाहो तो इक्वेशन भी बना सकते हो, 5G माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू ए, और यहां बना देना टी माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू 10 है। आप चाहो तो इक्वेशन से भी कर सकते हो, इक्वल टू 5 इंटू ए। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं 5G शॉर्ट ट्रिक से। 5G माइनस, यहां पे सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि टेंशन तो इंटरनल फोर्स है। बोला यस। तो फ्रिक्शन कितना है? 10 डिवाइड बाय कितना? टोटल मास 5 और 5 कितना? 10। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया?
5 यानी कि 50 माइनस 10 कितना 40/10 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा खुश हो जाता है, अरे आंसर आ गया, फटाक से ए टिक कर देता है। अबे गधे, गलत आंसर। पूछा क्या तुझे, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये क्या निकला, ये तो 1 का निकला। और सर, अब ये अगर आप ले लेते हो माइनस जे कैप तो ये प्लस आई कैप। अरे सर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा निकालोगे, इक्वल टू m2 इंटू ए 5 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना 4, लेकिन 4 के साथ आएगा माइनस जे कैप। 4 के साथ क्या आएगा, माइनस जे कैप। और इसमें 5 इंटू ए 4 ही होगा लेकिन प्लस आई कैप। तो 5 इंटू 4 लेकिन प्लस का आई कैप और जे कैप समझ में आता है। जब भी डायरेक्शन अलग अलग हो तो आई कैप और जे कैप लगा लेना। टोटल मास कितना आ गया 10। अच्छा, तो यहां से देखो, यहां से क्या आ रहा है, ये 5 10 2 टाइम्स कट गया, यहां से 20 भी बन रहा है, यहां भी 20 बन रहा है, यहां भी 2, यहां भी 2। तो बना क्या, 2 आई कैप प्लस का है और जे कैप माइनस का है, तो -2 जे कैप। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जब भी दो वेक्टर दे रखे हो और ऐसे मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई और जे का, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 4 8, यानी कि 2√2। तो आंसर आ गया 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए गलत जवाब है, ए सही नहीं है। आंसर क्या सही है, सी 2√2। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई। तो मैग्नीट्यूड पूछा था इसलिए 2√2 आया। अगर वेक्टर पूछता तो 2i माइनस 2j। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सवाल समझ के ऐसे लगा होगा कि फिजिक्स एक समझने वाली सब्जेक्ट है, रटने वाली सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन कराता हूं। एनसीईआरटी में इतना नहीं है, फिर भी मैं क्यों करवा रहा हूं कि तुम्हारा बेसिक बन जाए जेईई मेंस और नीट के लिए। चलिए आगे बढ़ते, मैं तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर बना सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 5 6 जो भी हो, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। पहले कॉन्सेप्ट सुन लो, क्वेश्चन 5 करने से पहले कॉन्सेप्ट सुन लो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर यहां पे 2 किलो, समझो पहले एग्जांपल समझ, और यहां पे भी 2 किलो, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में होगा। बोले यस, सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा मिडिल में, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अगर मैं 2 किलो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, 2 किलो को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास भी इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। मैंने बोला कि अगर सेंटर ऑफ मास यहीं रखना है तो इस 2 किलो को भी उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा ना। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई। यानी कि सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखने के लिए, रेस्ट का मतलब यहीं पे रखने के लिए, तो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखने के लिए इस मास को इधर शिफ्ट करते हो तो इस मास को भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं। इसको 1 मीटर इधर शिफ्ट करते हो तो इसको 1 मीटर इधर भी शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको गणित से कैसे सॉल्व करते हैं। क्या आर सेंटर ऑफ मास याद है, बोला यस। इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया था, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। यस और नो, बोला यस। अगर मैं इसमें x सेंटर ऑफ मास लिख लूं, r लिखूं, कुछ भी लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास में चेंज निकालना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट, जस्ट डिफरेंशिएट। तो dr सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, d का मतलब क्या, चेंज, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज, इक्वल टू m1, और r1 का क्या हो जाएगा, r1 का सिंपली हो जाएगा dr1 प्लस m2 इंटू dr2। dr1 क्या, m1 मास की पोजीशन में कितना चेंज, dr2 क्या, r2 मास, m2 मास की पोजीशन में कितना चेंज, जो भी चेंज हो उस हिसाब से, अपॉन m1 प्लस m2। यस और नो, बोला यस। अब समझ कि DRCM बोला कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहना चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे रहना चाहिए, उसी पोजीशन पे रहना चाहिए, मतलब कोई चेंज नहीं। इसका मतलब चेंज 0। जैसे ये 0 रखोगे, ये m1 m2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा m1 इंटू dr1
प्लस m2 इंटू dr2। यस और नो? मान लो इसको मैंने इस पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस 2 kg, दोनों मास सेम है, इसको मैंने अगर 2 मीटर खिसकाया, अगर कितना मीटर खिसकाया, 2 मीटर, तो आप समझने की कोशिश करना, इसको मैंने m1 मान लिया, m1 खिसकाया 2 इंटू 2 प्लस m2 कितना है, 2 किलो, 2 इंटू मान लो ये dr2 मुझे नहीं पता, x अननोन है, इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स बराबर 2x, यहीं रखो, ये आ जाएगा -4, कैंसिल होके x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 का क्या मतलब, इसको पीछे खिसकाना पड़ेगा। देखो इसको इस साइड खिसकाया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसको नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस बता रहा है कि इसको नेगेटिव डायरेक्शन में खिसकाना पड़ेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? अगर सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखना है तो ये कॉन्सेप्ट लिख लो, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखना है तो याद रखना m1r1 इक्वल टू m2r2। अगर दो मास है तो ध्यान रखना ऐसे करना कि एक को उस साइड खिसकाते हो तो दूसरे को उस साइड खिसकाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर m1 मास को r1 खिसकाते हो तो m2 मास को r2 खिसकाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट था m1r1 इक्वल टू m2r2। यहीं से तो पता चल रहा है m1r1 प्लस m2r2। माइनस का टेंशन मत लो, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है। यहां से प्रूफ हो रहा है कि m1r1 इक्वल टू m2r2, वेयर r1 r2 व्हाट, मास 1 को कितना शिफ्ट किया और मास 2 को कितना शिफ्ट किया। क्या यह मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? अगर ये बातें समझ में आ गई तो आगे वाले सवाल बहुत आसान होंगे। बोलो ठीक है सर, करके दिखाओ आगे वाले सवाल कैसे कैसे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ऐसे काम करो, फिफ्थ था वैसे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दो कि आपके पास दो मास है, एक आपके पास 2 किलो है और दूसरा मास आपके पास 3 किलो है। कितना किलो? 3 किलो। एक 2 किलो, दूसरा 3 किलो। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, पहले मेरे को ये बता। क्या 3 किलो के आसपास यहां कहीं होगा? बोले यस। सेंटर ऑफ मास यहां होगा, सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। मैंने बोला कि अगर मैं 3 किलो को शिफ्ट करता हूं, if 3 kg is shifted towards right by कितना 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो 2 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा so that सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट। रिमेन एट रेस्ट का क्या मतलब? रिमेन एट रेस्ट का मतलब सेंटर ऑफ मास यही रहना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, तो आपको बताना है कि 2 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, x की वैल्यू बताओ, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि सेंटर ऑफ मास टू बी रेस्ट। टू बी रेस्ट का मतलब रेस्ट पे रहना चाहिए। तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट अभी बताया था सर, m1r1 इक्वल टू m2 इंटू r2। बोला यस। m1 क्या, मान लो 2 kg, 2 kg को कितना शिफ्ट किया, x मुझे नहीं पता। m2 कितना, 3 kg, कितना शिफ्ट किया, 4 सेंटीमीटर से। इससे ये कट गया, ये कितना टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इसको इधर खिसकाना पड़ेगा। अब नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसको x समझ लिया, मेरे को पता है कि इसको इस साइड खिसकाना पड़ेगा। कॉमन सेंस भी चलता है ना कि 3 kg को इस साइड खिसका रहे हो तो 2 kg को भी उधर खिसकाना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखो, x सेंटर ऑफ मास। कभी कभी ये भी ध्यान रखना कि अगर ये 4 सेंटीमीटर की जगह बोलता कि ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलने लग जाए, फिर से थोड़ी लैंग्वेज है ना मिक्स हो गई, फिर से सुनो कि अगर 3 kg 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलने लग जाए तो ये कितने से चलना चाहिए? तो ये चलना चाहिए 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से। कहने का मतलब सर, क्या m1r1 इक्वल टू m2a2 लिखाया, सॉरी r2 लिखाया, क्या इसको डिफरेंशिएट करूं तो m1v1 इक्वल टू m2v2 भी लिख सकता हूं? मैंने बोला यस। क्या सिमिलरली ऐसा कॉन्सेप्ट मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m1a1 इक्वल टू m2a2? यस। ये किसके लिए? फॉर सेंटर ऑफ मास टू बी एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास टू बी एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। इस तरीके के सवाल आए तो छोड़ना मत। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको, एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगला वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। फिजिक्स में आपको अगर कॉन्सेप्ट आते होंगे तो आप सवाल कर लोगे। अच्छा, यहां पे आपके आइस है, नीचे आइस है, ये क्या है? आइस।
इधर क्या है, दिख नहीं रहा है ना, मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, ये काम करते नहीं चल रहा है, मार्कर चेंज करते, ये काम करते हैं, अगर ये अच्छा चले तो ठीक है। दिस इज आइस, ये क्या है, आइस, नीचे आइस है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक प्लांक रख दिया, समझने की कोशिश करना, एक प्लांक ऐसे ऐसे करके ऐसे, दिस इज व्हाट, प्लैंक। प्लैंक मतलब ऐसे लकड़ी का टुकड़ा रख दिया कोई, और यहां पे एक ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है, कौन खड़ा है, ब्यूटीफुल लड़की है ना, ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है। अच्छा, इस लड़की का मास दे रखा है आपको 60 केजी, कितना दे रखा है, 60 केजी। इस लड़की का मास कितना दे रखा है, 60 केजी, और इस प्लैंक का मास आपको दे रखा है 20 केजी, कितना केजी दे रखा है, 20 केजी, और आइस है, एवरीवेयर क्या है, आइस, ऐसा आइस है, और प्लांक की लेंथ आपको दे रखी है L, प्लांक की लेंथ कितनी दे रखी है, L। क्वेश्चन सुनना, आइस मतलब प्लांक और इसके बीच में नो फ्रिक्शन, यहां कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे म्यू 0 है, लेकिन इस लड़की और इस प्लांक के बीच में तो फ्रिक्शन होगा, यहां पे म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। बोला ओके 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 सर। अब मेरी बात सुनना कि अगर ये लड़की चलना शुरू करेगी तो ऑब्वियसली प्लंक पीछे खिसकेगा। आप कभी ऑब्जर्व करो, देखो आप आगे कूदते हो तो पीछे धक्का मिलता है, समझो कि लड़की आगे चलना शुरू करेगी तो प्लांक पीछे खिसकेगा, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन नहीं है। आइस इसलिए दिया क्योंकि प्लांक और इसके बीच में फ्रिक्शन लगभग 0 मान सको। बोला ठीक है। जब लड़की इस एंड से दूसरे एंड पे जाएगी, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर पे चली जाएगी, तो प्लांक कितना पीछे शिफ्ट होगा। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, व्हेन, लिखो क्वेश्चन लिखो, व्हेन गर्ल moves from left corner to, from left side to, left corner ही सही रहेगा, left corner to right corner of plank, right corner of plank, then calculate शिफ्टिंग ऑफ प्लांक, शिफ्टिंग ऑफ प्लांक, तो प्लांक कितना शिफ्ट होता है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोल रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझने की कोशिश करना, फिजिक्स अगर समझ में आ रही है ना, मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है तो सवाल हो जाएगा। लड़की ऐसे खड़ी, समझो कि देखो, समझने की कोशिश करना, लड़की यहां पे खड़ी है ऐसे, जैसे लड़की आगे बढ़ेगी तो ये प्लांक पीछे खिसकेगा। अरे यार, जैसे लड़की आगे बढ़ेगी प्लांक पीछे खिसकना शुरू होगा, ऐसे ऐसे लड़की चलेगी तो प्लांक पीछे जाना शुरू होगा, नहीं होगा, बोला होगा। अरे 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 अरे, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम चीजें समझने की कोशिश करना कि लड़की ऐसे ऐसे, लड़की क्या करेगी, ऐसे धक्का मारेगी ऐसे जमीन से, तो लड़की के पैरों पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, जिसकी वजह से चलेगी लड़की। ये तो समझो कि लड़की के पैरों पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और प्लांक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। जो लकड़ी का प्लांक है ना, उस प्लांक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। यस और नो? इसकी वजह से प्लांक पीछे जाएगा और लड़की आगे जाएगी। अब मेरी बातें सुनना, लेट से इस लड़की के मास को मैं स्मॉल m लेता हूं और इस प्लांक के मास को मैं कैपिटल M लेता हूं और मास 20 केजी दे रखा है। कैपिटल M इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 केजी। अब समझने की कोशिश करना, लड़की प्लस प्लांक यानी गर्ल प्लस प्लांक, पूरा सिस्टम मान लो तो नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है। अगर नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व, इससे क्या फायदा? इससे फायदा बताता हूं कि मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पहले कहां पे था, यहां पे था, और वो सेंटर ऑफ मास मान लो यहां था, कहीं पे भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। अरे पहले भी रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ओहो, इफ वी कंसीडर, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इफ वी कंसीडर सिस्टम किसको, गर्ल प्लस प्लांक, इफ वी कंसीडर सिस्टम गर्ल प्लस प्लांक, then net force, then net external force 0, net external force equal to 0,
इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम विल बी कंजर्व, सो Pi इक्वल टू P फाइनल, मोमेंटम विल बी कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, ये भी बोल सकता हूं कि सो सेंटर ऑफ मास COM विल बी एट रेस्ट, विल बी एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी नहीं जाएगा, बोले यस, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, जिस पोजीशन पे था सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को कोई खिसका नहीं सकता, इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा सर, तो आप समझने की कोशिश करना, ये पूरा सिस्टम था, नेट फोर्स 0 था। अच्छा, तो मैं बताऊं कि ये लड़की कितना चली, इससे इस कॉर्नर पे गई तो लड़की को L चलना पड़ा या उससे कम। मान लो प्लांक X पीछे चला गया, समझने की कोशिश करना, मान लो प्लांक यहां पीछे चला गया इतना X, प्लांक चला गया यहां पे, थोड़ा फोटो अच्छे से देखना कि प्लांक थोड़ा पीछे की तरफ चला गया X ऐसे, मान लो प्लांक इस साइड X चला गया, तो लड़की को कितना चलना पड़ेगा, L या X, तो प्लांक अपने आप आ गया ना, तो लड़की को सिर्फ और सिर्फ L माइनस X चलना पड़ेगा। लड़की कितनी चली, L माइनस X, क्योंकि लड़की अब यहां पहुंच गई, तो सेंटर ऑफ मास जहां पहले था सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। मान लो सेंटर ऑफ मास यहां पे था, यहां कहीं, तो सेंटर ऑफ मास देखो अभी भी यही है, यानी कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। अब तो मजा आ गया, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं M1R1 इक्वल टू M2 इंटू R2, यस और नो, बोला यस। इसका मास कितना, स्मॉल m, कितना शिफ्ट हुआ, राइट डायरेक्शन में, L माइनस एक्स इक्वल टू, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका बताता हूं, अगर ये ट्रिक याद नहीं रहे तो क्या करना, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0 मान लो और आप ऐसे लिख लो RCOM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बच्चों ने बोला बिल्कुल सर लिख सकते हो। मैंने बोला फिर देख फिर देख फिर देख फिर देख, M1 कितना, मान लो ये 60 kg है, तो 60 इंटू R1 कितना, इसने कितना इधर शिफ्ट हुआ, पूरा L नहीं होगा क्योंकि प्लांक इस साइड खिसक रहा है, तो इसको कम खिसकना पड़ेगा, L माइनस एक्स प्लस ये प्लांक पीछे की तरफ जा रहा है, तो प्लांक का मास कितना था 20, पीछे कितना गया, पीछे की तरफ x गया, तो अपने को माइनस एक्स लेना पड़ेगा क्योंकि सभी वेक्टर ले रहे हैं ना, अपॉन टोटल मास 60 प्लस 20, टोटल मास 60 प्लस कितना 20, यस और नो, बोला यस। और L इक्वल टू मैं दे देता हूं आपको 10 मीटर, L कितना दे देता हूं 10 मीटर, L कितना दे देता हूं 10 मीटर, तो फटाक से आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना, और ऐसे बोलो कि RCOM तो 0 रहेगा, RCOM कितना रहेगा 0, 0 क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वो वहीं रहेगा। अरे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0 0 मान लो तो 0 हो जाएगा, तो नीचे वाला इस साइड 0 चला जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 60 L माइनस एक्स, यहां कैलकुलेशन देख लो 60 10 माइनस एक्स, L की वैल्यू कितनी ले ली 10 माइनस एक्स माइनस 20x इक्वल टू 0, इस 20x को 0 के उस साइड ले जाऊं तो प्लस का बन जाएगा, यस और नो, बोला यस। तो ये कितना हो जाएगा 600 माइनस 60x इक्वल टू 20x, इस 60x को उधर ले जाऊं तो 60 प्लस 20 80x बन जाएगा, कितना बन जाएगा 80x, इस 0 से इस 0 गया, अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 बाई 8, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 बाई 8, तो 8 सत्ते 56, तो ये कितना आ जाएगा 60 बाई 8 मीटर। अगर ये इस साइड जाता है तो ये प्लांक 60 बाई 8 मीटर पीछे जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई, यस और नो? तो ऐसे सवाल आए तो आप छोड़ना मत, ठीक है। तो ये जो पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, फटाक से आप समझने की कोशिश करना। मान लो ये आइस पे प्लांक है, ऐसे करके ऐसे, दिस इज प्लांक, और यहाँ पे कोई गर्ल बॉय कोई भी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे, और मान लो इसकी लेंथ L है, मान लो इसकी लेंथ कितनी है L, इस बॉय का मास स्मॉल m है और प्लांक का मास कैपिटल M है। अगर बॉय इस साइड पूरी L लाइन चल के जाता है तो इसकी शिफ्ट कितनी होगी वो आपको देखना है कि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहेगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो मान लो प्लांक पीछे की तरफ ऐसे शिफ्ट होता है, ऐसे प्लांक पीछे की तरफ जाता है ऐसे, और प्लांक जाता है x पीछे, कितना पीछे जाता है x, तो मैन जब राइट कॉर्नर पे पहुंचेगा तो उसको चलना पड़ेगा L माइनस एक्स, कितना चलना पड़ेगा L माइनस एक्स, क्योंकि पहले मैन यहाँ पे था अब यहाँ पहुंच गया, क्योंकि प्लांक पीछे खिसक चुका है और यहाँ नीचे आइस है, नीचे क्या आइस। अच्छा, तो आप समझने की कोशिश करना है इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है
कि स्मॉल m को कितना चलना पड़ा, l माइनस एक्स। तो ये अभी मैंने बताया था l माइनस एक्स, m1r1 इक्वल टू m2r2, m1r1 इक्वल टू m2r2। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। ये वाला मास कितना है, कैपिटल M, ये कितना पीछे चला, x, कैपिटल M इंटू x। थोड़ा सॉल्व करो इसको, ml माइनस mx इक्वल टू कैपिटल mx माइनस स्मॉल mx, उस साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो m प्लस m, x कॉमन आ गया, उस साइड जाएगा तो x कॉमन आ जाएगा ना, यस, इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, मैथ्स आनी चाहिए, m इंटू एल अपॉन m प्लस n। ये कॉन्सेप्ट एस सी वर्मा नाम की बुक है ना, उसमें दे रखा है। इस कॉन्सेप्ट को समझो, मैं इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको। इस कॉन्सेप्ट को समझो, मैं इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन दिखाता हूं, बहुत अच्छा है। कि ये x है, x की वैल्यू आई क्या, x कौन पीछे किसका, प्लांक, कौन, प्लांक। तो समझो कि दूसरा वाला मास और टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास। अरे ये कॉन्सेप्ट सिखाया था ना मैंने, ऐसा करके ऐसे, m1r1 ये वाला m2 और दोनों के बीच की लेंथ l हो। समझ में आया नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, अरे यार सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, समझो, m2 से कितनी डिस्टेंस पे होगी, m1 से कितनी डिस्टेंस पे होगी। जब m1 से पूछ रहे थे कि m1 से सेंटर ऑफ मास किस डिस्टेंस पे होगा, जब सेंटर ऑफ मास m1 से निकालना होता तो मैंने ट्रिक बताई थी, r1 इक्वल टू सामने वाला मास, दोनों के बीच की लेंथ अपॉन टोटल मास। ये मैंने ट्रिक बताई थी ना, देखो वैसी तो ट्रिक लग रही है। आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। सुन, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 3 या 2 जो भी है, आपको क्या बोला कि एक टेबल है, ये टेबल है, दिस इज टेबल, और ये टेबल का कॉर्नर है, यहाँ पे ब्रिक रखी हुई है, ब्रिक समझ तो, ईंटें, ब्रिक्स, ये ईंट है और सारी ईंटें आइडेंटिकल है, ऐसे 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 सिस्टम रखा हुआ है। बोला है कि ये कितना बार रख सकता हूं, ये x की वैल्यू क्या हो सकती है कि ये ऐसे नीचे नहीं गिर जाए। मतलब आप टेबल पे कितनी ऐसे 3 ईंटें हैं आपके पास और तीनों आइडेंटिकल ईंट, यानी कि आइडेंटिकल ब्रिक्स, आइडेंटिकल ब्रिक्स, आइडेंटिकल समझते हो, सभी एक जैसी। इसका मास m, इसकी लेंथ l, इसका भी मास m, इसकी भी लेंथ l, इसका भी मास m, इसकी भी लेंथ l। अच्छा, बोला है कि ये इस कॉर्नर से कितना बाहर रख सकते हो, इस कॉर्नर से कितना बाहर रख सकते हो। आपको x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे x की मैक्सिमम वैल्यू, कैसे बताओगे। बच्चों ने बोला यार ये सर तो कॉन्सेप्ट तो हमें नहीं आता। मैंने बोला एक चीज देख लो, ये मार्कर है, ये मार्कर मैं इतना बार रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साइड से देखो, इस साइड से, लीड वाली साइड से, इसको थोड़ा और बाहर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये समझो ये टेबल का कॉर्नर है, मैं इसको थोड़ा और इधर रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एकदम मिडल में आएगा तो ये इस तरह हो जाएगा। अब देखना इस साइड से, देखो 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 देखो, जैसे जैसे मैं ऐसे बाहर निकालूंगा एक स्पेशल पॉइंट के बाद ये देखो, ये देखो ये गिर रहा है। इससे पहले देखना यहां कुछ नहीं होगा। मतलब इसका बिल्कुल सेंटर ऑफ मास यहां तक आ जाए तब तक तो ठीक है। जब सेंटर ऑफ मास इस लाइन से इधर बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे नीचे गिर जाएगा। समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब अगर मैं कोई एक ईंट होती तो उसको आधी बाहर रख सकता हूं और आधी अंदर। अरे मेरी बात समझ में आई नहीं? एक ईंट होती तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां तक होगा तब तक चलेगा, मतलब L/2 बाहर रख सकता हूं। यस और नो? L/2 बाहर रख सकता हूं। उससे थोड़ा सा इधर जाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन से, इस टेबल वाली लाइन से बाहर चली जाएगी और ये ईंट नीचे गिर जाएगी। तो ये सिस्टम गिरना नहीं चाहिए। सिस्टम क्या नहीं करना चाहिए? गिरना नहीं चाहिए। तो देखो इस सवाल को थोड़ा अलग मेथड से करते हैं। देखो कैसे, इस सवाल को पीछे से शुरू करते हैं, इस ईंट से शुरू करते हैं। ये ईंट नहीं गिरनी चाहिए, पहले इस ईंट को बचाते हैं। देखना कॉन्सेप्ट, देखना मजा आएगा। इस ईंट को बचाते हैं और सेंटर ऑफ मास की फील आएगी। मान लो ये ईंट है आपके पास ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां मिडिल में होगा L/2 डिस्टेंस पे। बोला यस।
इसके नीचे दूसरी ईंट रख दो। बोला ठीक है सर, दूसरी ईंट रख दी। इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा m, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहां पे होगा m। यस और नो? बोला यस। ये ईंट नहीं गिरेगी, मतलब ये लेंथ कितनी होगी l/2। अच्छा, ये वाला मास m है और ये वाला मास m है। अगर दोनों मास के बीच की डिस्टेंस, ये m, दोनों मास के बीच की डिस्टेंस कितनी है l/2। अरे ये डिस्टेंस भी कितनी है l/2। समझने की कोशिश करना, एक मास इधर की तरफ m और एक मास इधर की तरफ m, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी l/2। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बिल्कुल मिडल में होगा। अरे यार बिल्कुल मिडल में, मतलब यहां से l/4 डिस्टेंस पे और उधर से भी l/4 डिस्टेंस पे। अच्छा, तो यहां पे इस m का और इस m का, इस शीट और इस शीट का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडल में आएगा यहां कहीं। अरे भाई साहब, इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा और वहां पे मास m और m कितना 2m रख सकता हूं। बोले ठीक है सर, तो 2m यहां आ गया l/4 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? l/4 डिस्टेंस पे। अब l/4 पे तीसरी ईंट रख दो यहां पे। तीसरी ईंट का स्टार्टिंग यहां से होना चाहिए। अगर तीसरी ईंट यहां पे नहीं आई ना, तो ये दोनों ईंटें ऊपर से गिर जाएगी, क्योंकि इस ईंट और इस ईंट का सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा, और सेंटर ऑफ मास पे कम से कम ईंट आनी चाहिए। बोला आ गई। अब देखो, अब क्या होगा, ये वाली ईंट यहां पे, और देखो इस ईंट का सेंटर ऑफ मास स्मॉल m यहां पे, और ये वाला यहां पे 2m। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी l/2, मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आएगा। वहां पे टेबल रख दो, इधर m है और इधर 2m है। समझो, इस बार खेल बदल गया। इधर m है, इधर 2m है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी l/2 है, क्योंकि इसका सेंटर और उन दोनों के सेंटर पे तो रखा था ईंट, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l/2। देखो सेंटर ऑफ मास इस बार किधर चला गया? 2m की तरफ, क्योंकि 2m हैवी है ना। बोले यस। तो 2m से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे, वो निकालते हैं। तो 2m से डिस्टेंस निकालिए, मान लो ये डिस्टेंस r है, तो r इक्वल टू क्या करोगे? सामने वाला मास, दोनों के बीच की डिस्टेंस l/2 अपॉन टोटल मास m प्लस 2m कितना हो गया? 3m। m से, अरे 3 कहां उड़ाया, m से m गया, r इक्वल टू आया l/2 इंटू 3 कितना आ गया? l/6। l कितना आ गया? 6। ओ हो, इसका मतलब l/6 किधर से? 2m से। मतलब ये वाली लाइन थी ना, इससे l/6, इससे l/6, इस साइड कितना l/6 यहां कहीं, और कॉमन सेंस से 2m की साइड ही तो सेंटर ऑफ मास होगा। बोले यस। यहां पे आप टेबल रख दो, यहां पे आप क्या रख दो? टेबल रख दो। देखो टेबल रख दी, क्या अब सिस्टम रुक के रहेगा? बोले यस। देखना, ये l/2 थी और ये l/2 की आधी l/4 थी। ये वाली l/4 थी, ये कॉर्नर कितना था? l/4 का। ये वाला कॉर्नर कितना आ गया? l/6 का। अगला आता तो l/8 का आता। अच्छा, तो ये टोटल बाहर की तरफ कितना आ गया? x में क्या आ जाएगा? l/6, l/4 और l/2। तो x इक्वल टू सिंपली l/6 प्लस l/4 प्लस l/2। इन सब का सम कर दो, वही तो x के बराबर आएगा। कई बच्चों को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन जेईई मेंस का है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है। समझो कि ये वाली लेंथ l/2 है। अरे ये तो आप कॉमन सेंस वाला सवाल है कि आप कितनी ईंटें बाहर रख सकते हो। तो देखो, इसको मैं क्या करूं, एलसीएम लेता हूं मैं। देखो खतरनाक तरीके से, 2 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 12 12 12, नीचे एलसीएम कितना आ गया? 12। ठीक है, ऊपर 2l 3l 5l 5 और 6 11, तो आंसर आ गया 11l/12। यानी कि ये 3 ईंट रखोगे तो 11l/12 बाहर रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। या प्रैक्टिकल कर भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल कर सकते हो अगर आपके पास मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो फटाक से ये क्वेश्चन नोट कर लो। मुझे पता है कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, मैंने कैसे समझाया आराम से देखना। फिर से बता दूं कि पहली ईंट का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इसके नीचे दूसरी शीट का कॉर्नर आना चाहिए, दूसरी ईंट का। अच्छा, दूसरी ईंट का कॉर्नर यहां पे आ गया। अब ये वाला मास m और ये वाला मास m, दोनों का बीच में सेंटर ऑफ मास मिडिल में होगा। बोला यस। इस लाइन के नीचे 10 तीसरी ईंट आनी चाहिए। बोला यस। तो तीसरी ईंट यहां आ गई, तो देखो ये l/2 था,
ये वाला L/4 होगा, क्योंकि दोनों के मिडल में L/2 का आधा कितना होगा L/4, तो L/4 इस साइड हो गया। अब ये इस लाइन पे 2m आ गया, इस लाइन पे 2m, और ये नीचे वाली ईंट कितने मास की m की, तो m और 2m, तो 2m से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे आएगा, वहीं पे टेबल ला के रख दो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस साइड से L/6 आता है, सॉल्व करने पे कितना आता है L/6, तो टेबल से कितना दूर ईंटें होगी L/6, L/4, L/2, L/6, L/4, L/2, एलसीएम लिया, आगे तो मैथ्स है। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते। मुझे उम्मीद है कि तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर फिजिक्स तो बहुत अच्छी लेवल की पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने दिन मैं इसलिए लेवल नहीं इतना दिखा रहा था कि तुम लोगों को फिजिक्स स्टार्टिंग से तुम डर जाओ फिजिक्स से। बाकी फिजिक्स बहुत आसान है, बाकी फिजिक्स बहुत ही आसान है, सिर्फ ब्रेन यूज करना। क्या यूज करना? ब्रेन यूज करना। कई बच्चे बोल रहे ये कहाँ मिलता है, मार्केट में नहीं मिलेगा,